Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Yesterday, we have completed our geography syllabus. Geography का syllabus mostly पूरा ही complete हो चुका है. हो गया है ना? I hope आप लोगों ने उसके question answers भी notebook में कर लिए होंगे. Complete हो गया ना सभी का? यस मैम। Very good. So, नो आज हम मैम। पढ़ेंगे तो उसको कंप्लीट करो बेटा, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है कंप्लीट करके आपको अपनी नोटबुक चेक करवानी है। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स। मैम ठीक है, नोटबुक तो दो। हाँ वो देख कर दूंगी मैं बेटा आपको। ये देखिए, ये सिविक्स है, ये वाली बुक आपको निकालनी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे मैडम में। यस मैडम वो जियोग्राफी में बना लेना सिविक्स। हाँ, आप ज्योग्राफी में ही सिविक्स का काम जो है वो स्टार्ट कर देना, क्योंकि ज्योग्राफी के तो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसी में ही आपको सिविक्स का करना है। ठीक है, ओके मैडम। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विथ फुटबॉल, एक गेम। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे किससे? गेम से, फुटबॉल गेम से। ठीक है, उससे इस चैप्टर को शुरू किया जा रहा है। ए गेम मेनी ऑफ यू हैव probably heard of और even played। फुटबॉल गेम के बारे में सबने सुना है, सबको पता है फुटबॉल गेम क्या होता है। एज द नेम सजेस्टेड, दिस इज द गेम दैट इन्वॉल्व द प्लेयर्स। जैसा कि फुटबॉल गेम के बारे में सब जानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स फीट। और इसमें जो गेम होता है वो किससे होता है? फुटबॉल को किससे खेला जाता है? पैरों से, फीट से खेला जाता है ना। तो ये गेम जो है वो शुरू किया गया। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टच द आर्म ऑफ एनी प्लेयर, जैसा कि रूल था इस गेम में कि अगर बॉल जो है वो किसी के भी आर्म को टच करेगी, है ना, हाथ जो है उसको टच करेगी, एक्सेप्ट द गोलकीपर, गोलकीपर को छोड़कर, देन दिस इज कंसिडर्ड ए फाउल। तब उसे क्या बताया जाएगा? फाउल बताया जाएगा। ठीक है, so if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore। अगर कोई फुटबॉल प्लेयर बॉल को हाथ में लेकर पास करेगा एक दूसरे की तरफ, तो भी क्या होगा? उस प्लेयर को गेम से निकाल दिया जाएगा। Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played। इसी की तरह, फुटबॉल की ही तरह जो अदर गेम्स होते हैं उन सब में भी रूल्स होते हैं। क्रिकेट देख लो आप, बैडमिंटन देख लो, हॉकी देख लो, सब में क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। और रूल्स को ही फॉलो करके ही क्या होता है? गेम्स खेला जाता है। ईच ऑफ दीज रूल हेल्प डिफाइन द गेम एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर। और रूल के कारण ही गेम जो है वो बहुत अच्छे से खेला जा सकता है। और रूल्स और रेगुलेशन से ही क्या होते हैं? सारे गेम एक दूसरे से अलग होते हैं। एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, वी कैन ऑल्सो कॉल देम द कंसिक्यूटिंग रूल्स ऑफ द गेम। कि जैसे कि गेम का क्या होता है? ये फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिसको सबको फॉलो करना जरूरी होता है, इसीलिए इसे हम कंसिक्यूटिव रूल्स भी बोल सकते हैं गेम का। ठीक है, like this game, a society also have constitutive rules that make it what it is and differentiate it from the other kind of society। इस गेम्स की तरह ही हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे नेशन के अंदर भी क्या होते हैं? रूल्स बनाए जाते हैं, है ना। जो सब क्या करते हैं? नेशन में रहने वाले लोग, सोसाइटी में रहने वाले लोग सब क्या करते हैं? उसे फॉलो करते हैं। इन लार्ज सोसाइटीज इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form। कि ये जो हमारी पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, उसी के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग क्या बनाए जाते हैं? रूल्स बनाए जाते हैं, नियम और कानून बनाए जाते हैं, और जिसको फॉलो किया जाता है। कई देशों में इन नियमों को लिखा जाता है, रिटन फॉर्म में होता है, और कई लोग लिखते नहीं है। ठीक है, A written document in which we find such rule is called a constitution। और जहां पर written form में हम इन रूल्स को देखते हैं जो लोगों के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लो, बाकी इसकी डेफिनेशन ये नहीं है।
वी हैव लुक एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है ना. सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आपने कभी सोचा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया है? और हु रोट इट? और किसने लिखा है? In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. इसमें हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं. कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है और क्यों बनाया गया है, ठीक है. और कुछ की फीचर्स पढ़ेंगे किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के. Each of these features is crucial to the work of democracy in India, and some of these will be focus of different chapter in this book. So let's start our chapter. Why does a country need a constitution? Country जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? तो उसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ कि अगर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते तो क्या आप पढ़ाई करते? स्टडीज जो है वो किस बेस पर की जाती? रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पर. अगर आप स्कूल में आए हो, स्कूल में कोई टीचर नहीं है, तो आप क्या अपने आप क्लास में बैठकर पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे. टाइम टू टाइम पीरियड लगता है, उसमें आपके सब्जेक्ट टीचर आते हैं, आपको पढ़ाते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडीज करते हो. तो ये सब क्या है? रूल्स है. रूल्स है ना, जिसको आप फॉलो करते हो. क्लास से आपको बाहर नहीं निकलना है, टाइम टू टाइम ही आपको क्लास से बाहर जाना है. आप क्लास से बाहर जाते हो तो आप पूरे डिसिप्लिन में होने चाहिए. ये सारी चीजें क्या है? रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो किसके लिए बनाए गए हैं? स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं. वैसे ही हम जब रोड्स के ऊपर देखते हैं, बाहर सड़कों के ऊपर अगर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते तो क्या कोई भी गाड़ी अपने आप रुक जाती कि नहीं पहले उसको जाने दो? कोई ऐसा करता है क्या? नहीं ना. लेकिन उसके लिए क्या बनाए गए? रूल्स बनाए गए. आप देखते होंगे जो सिटीज हैं उनमें मोस्टली जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं? सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं ना. तो वो सारी चीजें क्यों की जाती है? ताकि किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो और सब लोग क्या हो, इजीली रूल को फॉलो करते हुए सबकी सेफ्टी के लिए. किसके लिए बनाए गए हैं? लोगों के लिए बनाए गए हैं. किसकी सेफ्टी होगी उससे? लोगों की सेफ्टी होगी. तो इसीलिए ये रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो बनाया गया. ठीक है. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि कंट्रीज जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है. टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन. ज्यादातर जितनी भी कंट्रीज है सबके पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. सभी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन है और सभी डेमोक्रेटिक है. डेमोक्रेटिक मीन्स, डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स क्या होता है? जिसको हम हिंदी में कहते हैं लोकतांत्रिक. लोगों के द्वारा, पीपल चूज देयर, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. लोग जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खुद इलेक्ट करते हैं. इसीलिए इसे क्या कहा गया है? डेमोक्रेटिक कहा गया है. कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके पास है, लेकिन सभी कंट्रीज के पास ये पावर नहीं है कि वो क्या कर सके? डेमोक्रेटिक रूल फॉलो कर सके, जहां पर लोगों के पास ये पावर हो कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद अपॉइंट करे, है ना. तो द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सिवियर पर्पज. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. कि सबसे पहले इसमें तो कौन से आइडियाज होने चाहिए? कि बेसिक वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लोग जो वहाँ रह रहे हैं, किसी भी सोसाइटी के अंदर, नेशन के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो लोग किस तरीके से रहना चाहते हैं. बेसिक कंसेप्ट वो हो गया. Put another way, a constitution tell us what the fundamental nature of our societies. दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन से पहला तो ये हमें पता चलता है कि लोग किस तरीके से रहना चाहते हैं. दूसरी चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें क्या बताता है? क्या बताता है? फंडामेंटल नेचर बताता है, बेसिक कंसेप्ट बताता है सोसाइटी की. एक सोसाइटी में पर्सन जो है उसको कितनी फ्रीडम चाहिए और कितनी उसको बाउंडेशन चाहिए. ठीक है. ए कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज. कंट्रीज जो है वो किससे बनी हुई है? अलग अलग कम्युनिटीज से बनी हुई है. ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इशू. यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ सोसाइटी में रह रहे हैं. सभी के आइडियाज एक जैसे नहीं होते, सभी के कंसेप्ट एक जैसे नहीं होते,
सब क्या होते हैं, कोई कुछ बोलेगा तो दूसरा क्या बोलेगा, नहीं ये गलत है, कोई सही बताएगा तो बोलेगा नहीं ये सही है। तो इस तरीके से आइडियाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, टकराते हैं, विचार जो होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं। A constitution helps serve as a set of rule and principle that all person in a country can agree upon the basis of the way in which they want the country to be governed. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, सबके लिए रूल एक जैसा है। ये तो है नहीं कि वो रिच पर्सन है उसके लिए रूल अलग होगा, जो पुअर पर्सन है उसके लिए रूल अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी के लिए रूल्स और रेगुलेशंस कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। और उसको इसी चीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि सब लोग इजीली उसे फॉलो कर सके। किसे बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है, ठीक है। This include not only the type of government but also an agreement or certain ideals that they all believe the country should uphold, कि हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसमें गवर्नमेंट के सारे एग्रीमेंट, सारे आइडियाज लोगों के उसमें इंक्लूड किए गए, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर साइड में एक छोटा सा दिया हुआ है पैराग्राफ। In 1934, the Indian National Congress made the demand of a Constituent Assembly. अब हम इसमें ये भी तो देखेंगे, Constituent Assembly बनाई गई सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो वो कब बनाई गई, 1934 में, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। During the Second World War, this assertion for an independent Constituent Assembly formed only of Indian gained momentum, and this was converted in December 1946. यानी कि इसके लिए एक असेंबली तैयार की गई जिसमें इंडियन पर्सन्स इंक्लूड थे और एक जो है ग्रुप बनाया गया। वो कब तैयार हुआ, 1946 को। फिर 1946 34 46 है। Between December 1946 and November 49, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. Free to shape their destiny at last, about 150 years of British rule, the member of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism for the freedom struggle helped produce. You will read more about the work of Constituent Assembly in the chapter. कि इसके अंदर क्या बताया गया है कि नवंबर दिसंबर 1949 में क्या किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कमेटी तैयार की गई, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार होगा, कैसे बनाया जाएगा, किसको हम हेड बनाएंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसको ये जो 150 इयर्स जो ब्रिटिश यहाँ रूल कर रहे थे, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, कब, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 6 पर, लेट्स ट्राई and understand what we mean by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal. यहाँ पर टू सिचुएशन दी गई है, नेपाल की एक हिस्ट्री बताई गई है यहाँ पर। ए कंट्री दैट बॉर्डर इंडिया ऑफ द ऑन द नॉर्थ, नेपाल जो कि क्या है, हमारे देश का बॉर्डर है ना, नेपाल है ना वहाँ पर बॉर्डर कंट्रीज में। Until recently, नेपाल वॉज ए मोनार्की, नेपाल क्या था, मोनार्की सिस्टम था वहाँ। मोनार्की सिस्टम मीन्स क्या होता है, जहाँ पर राजा रूल करता है, राजा अपना शासन चलाता है अपने अकॉर्डिंग, लोगों के पास ये पावर नहीं है कि वो राजा को चेंज कर दे। जैसे कि यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होता है कि अगर वो अच्छे से रूल कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेजोरिटी के बेस पर क्या कर सकते हैं, हम उस पर्सन को वहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, वहाँ कोई भी किसी को हटा नहीं सकता, रूल करेगा सिर्फ किंग जो होता है, वो अपने अकॉर्डिंग जैसी इच्छा हो वैसा रूल और रेगुलेशन लोगों के लिए बना सकता है। तो मोनार्की सिस्टम था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल ऑथोरिटी रेस्टेड विद द किंग। 1990 में जब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले तैयार किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो किंग बोलेगा वैसा ही होगा यहाँ पर,
A people movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeed in putting an end to the power of the king. और फिर 2006 में जाकर उन लोगों ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किए, उसके बाद में ही क्या किया गया, इस मूवमेंट को खत्म किया गया, इस सिस्टम को खत्म किया गया. कौन से सिस्टम को? मोनार्की सिस्टम को. The people had to write a new constitution to establish. लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया. नेपाल एज ए डेमोक्रेसी. द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा? क्योंकि वो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसके साथ वो वहां रहना नहीं चाहते थे, कि पुराने जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसके साथ वो वहां नहीं रहना चाहते थे. इसीलिए नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया. Because it did not reflect the ideals of a country that they want Nepal to be, and they have fought for, यानी कि और उसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया और नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना चालू किया. यस अंकित सिंह, आपको नहीं पता क्या कौन सा सब्जेक्ट है? और इस पे ये चैटिंग बंद करो आप लोग. As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether. कि जैसा कि हम अभी फुटबॉल गेम के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा कि जो रूल्स है वो किसी भी गेम के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. अगर रूल्स नहीं होंगे तो गेम भी अच्छे से नहीं खेला जाएगा. So, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, need to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. यानी कि जब नेपाल फ्री हुआ इन 2006, उसके बाद में वो क्या चाहता था? अपना एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहता था कि यहाँ पर भी क्या हो, लोकतांत्रिक हो, हमें अधिकार हो कि हम अपनी गवर्नमेंट खुद सेलेक्ट करें. तो इसीलिए जो पुराने रूल्स और रेगुलेशंस थे उन्हें हटाना चाहता था नेपाल. दैट इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री इन 2015. नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया कब? 2015 के अंदर. द कैप्शन अलोंग साइड एलैबोरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. और फिर देखो अब ऊपर जो है वो फोटो दिखाई दे रही है आप लोगों को कि नेपाल के अंदर किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल किया था कि उन्हें जो है वो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखना है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम. एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं, दूसरी चीज क्या है कि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है और क्या है, इसके बारे में हमें पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से. फॉर एग्जाम्पल, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग. अभी हमने क्या पढ़ा था कि नेपाल जो है वो पहले के कौन रूल करता था? वहां किंग रूल करता था मोनार्की सिस्टम से. एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किंग और उनके जो मिनिस्टर्स थे वो लोग वहां रूल करते थे. In countries that have adopted a democratic form of government or policy, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो एक ऐसा रोल प्ले करता है जो कि कंट्री और सोसाइटी में रहने वाले लोग दोनों के ही बीच में क्या है, एक कॉम्बिनेशन, एक रिलेशन क्रिएट करता है. यानी कि रूल्स जो हैं गवर्नमेंट बनाएगी, लोग उसे फॉलो करेंगे. रूल्स इस तरीके से होंगे कि इजीली लोग उसे फॉलो कर सके. कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे जो लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए जाएंगे. तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और पीपल के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन जो है वो क्रिएट करता है. कौन? कॉन्स्टिट्यूशन. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद अपॉइंट करते हैं, जिसकी वजह से वो किसके बेस पर काम करेंगे? हमारे बेस पर. हम जैसा चाहते हैं वैसा ही गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provides safeguard against this. मोनार्की सिस्टम में तो क्या होता है, राजा अपनी मनमानी करता है, जैसा मन चाहे वैसा रूल्स और रेगुलेशंस बना दिया और उसी के अकॉर्डिंग लोग फॉलो करते हैं. लेकिन
जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें क्या होगा, लोग जब अपॉइंट करेंगे तो लोगों के कहने के अनुसार, लोगों की इच्छा के अनुसार, उनकी जो चॉइसेस है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल करेगी, काम करेगी। ठीक है। This misuse of authority can result in gross injustice and as demonstrated in the classroom situation below. जैसा कि देखो एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। सुरेश कौन था, क्लास मॉनिटर था। एंड ही इज ए बली। हिज क्लासमेट आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। क्लासमेट जो थे उसके, वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करते थे। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। जो उनकी क्लास टीचर थी वो किसी जरूरी काम से क्लास से बाहर चली गई। शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल। यानी कि सुरेश ने क्या किया, जब वो टीचर बाहर गए तो उन्होंने क्या बोला सुरेश को कि आप क्लास को देखो और मैं अभी आती हूँ। सुरेश ने स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल। अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। अनिल ने, सुरेश ने अनिल को क्या बोला कि मैं मिसेस राव से आज तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। बट वॉट आई हैव डन। अनिल ने बोला कि मैंने क्या किया है जो तुम मेरी कंप्लेन करोगे। वेन मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, जब वो वापस आती है क्लास के अंदर टीचर, तब मैम वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली। यानी कि सुरेश ने क्या बोला कि जब आप क्लास से बाहर गए थे तब अनिल जो है वो जोर जोर से बातें कर रहा था। एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। ही वुड नॉट लिसन टू मी, और मेरी बातें भी नहीं सुन रहा था। कई बार आप लोग भी करते हो ना, ऐसा करते थे ना, क्लास के अंदर कोई कुछ नहीं कर रहा होता था तो भी उसका जबरदस्ती नाम लगा देते थे कि ये बातें कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अनिल विल यू हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे। अनिल ने क्या कहा कि तुम मुझे स्कूल के बाहर मिलना। एंड आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। यानी कि मैंने क्लास मॉनिटर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। बट मैम डिड यू नॉट डू एनीथिंग। लेकिन वो क्या बोला कि मैम आप इस बारे में कुछ नहीं करोगे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय अवर पॉलिटिकल लीडर। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पावर्स का मिसयूज करते हैं ना। जैसे कि एग्जाम्पल में अभी बताया कि मॉनिटर जो है उसने अपने पावर का मिसयूज किया, जो कुछ नहीं कर रहा था उसका भी नाम लगा दिया गया। तो इसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने पावर्स का मिसयूज करते हैं। In the case of Indian Constitution, about which you will read about the later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental right. बहुत से ऐसे रूल्स बताए गए हैं, लॉज बताए गए हैं, नियम और कानून बताए गए हैं कि ऐसे सिचुएशन पर हमें क्या करना चाहिए, कि जो अगर अपने पावर का मिसयूज करे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो भी सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स में बताई गई है। डू यू रिकॉल the chapter on Dalit writer Om Prakash Valmiki experience in school from your class 7th book? In that chapter we talk about the discrimination Om Prakash faced because he was a Dalit. ये चैप्टर पढ़ा था ना आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि का, कि जिसके अंदर वो एक दलित फैमिली से बिलोंग करता था और इसीलिए उसे क्या कर दिया जाता था, क्लास में नहीं बैठाया गया था। जब वो एक स्टेशन के ऊपर ट्रेन में जा रहा था तो उसे फिर वो स्टेशन मास्टर ने भी बैठने के लिए मना कर दिया, वहाँ से भी उसे बाहर निकाल दिया गया। और फिर उसके बाद में जब वो रिक्शा में बैठना चाहा तो उसमें भी उसे नहीं बैठाया गया। क्यों? क्योंकि वो एक दलित फैमिली से बिलोंग करता था। You read about the how the Indian Constitution guarantee the right to equality to all the person and say that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth. यानी कि इस फंडामेंटल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें क्या बताया गया है कि किसी भी पर्सन को उनके रिलीजन के बेस पर, उनके कास्ट के बेस पर, उनके जेंडर के बेस पर मीन्स मेल है फीमेल है उस बेस पर, और या फिर उनके बर्थ जो जहाँ पर उनका जन्म हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, यानी उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। The right to equality is one of the fundamental right guaranteed by the Indian Constitution. Right to equality जो है वो हमारे fundamental right का ही क्या है, एक पार्ट है।
नेक्स्ट देखो यहाँ एक स्टोरी दी गई है, द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। गेम जो है वो शुरू हो चुका है। लेट्स प्ले फुटबॉल बास्केटबॉल टुडे फॉर ए चेंज, यानी कि क्या करते हैं, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। नो वेल वी विल प्ले क्रिकेट। कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है, क्रिकेट खेलना है। वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट। लड़कियां क्या बोलती है, लड़कियां बोलती है कि हमें बास्केटबॉल खेलना है, लड़के बोलते हैं हमें फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है। तो लड़कियां क्या बोलती है कि वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन ए मेजोरिटी। कि हमेशा हमें वही करना होता है जो लड़के चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज्यादा है। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट अवर विशेज आर ऑल्सो हर्ड। कि उन्होंने, लड़कियां क्या बोलती है अपने टीचर को कि कुछ ऐसा डिसीजन लेना जिससे क्या है कि हमें भी कुछ मौका मिले गेम खेलने का। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विथ ए शो ऑफ हैंड्स। यानी कि टीचर ने क्या डिसाइड किया कि जो भी मैं क्रिकेट बोलूंगी तो जितने लोग हाथ ऊपर करेंगे उन लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए दिया जाएगा, उसी मेजोरिटी के ऊपर। यही होता है ना क्लास के अंदर भी, आप लोगों के साथ भी, कि जितनी मेजोरिटी होती है उसी मेजोरिटी के बेस के ऊपर आप क्या करते हो, अपने काम को पूरा करते हो। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास। क्योंकि क्लास के अंदर बॉयज ज्यादा थे तो इसलिए उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी। हे ही वी हैव वॉन। लड़के क्या बोलते हैं, हंसते हैं एक दूसरे के ऊपर कि हम जीत गए। कि उन लोगों की जो मेजोरिटी थी वो ज्यादा थी और जिसके कारण क्रिकेट मैच जो है वो खेलने का प्रोग्राम बनाया गया। Another important function that a constitution play in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other। कि आप ये देखोगे कि जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है उसी की बात मानी जाती है, और जो अदर ग्रुप होता है, दूसरा जो ग्रुप होता है जिसकी मेजोरिटी कम होती है, उसकी बात को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेस पावरफुल, उन्हें लेस पावरफुल समझा जाता है उस ग्रुप को। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। तो ये सारी चीजें अभी हमने ये स्टोरी पढ़ी, इससे समझा है कि जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है उसी को ही इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू। ऐसी ही सिचुएशन जो है वो कब क्रिएट होती है, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर, कि जहां पर मेजोरिटी ज्यादा होती है उन लोगों का कहना माना जाता है, और जहां मेजोरिटी कम होती है जिस चीज के ऊपर, उनका कहना नहीं माना जाता। तो सोसाइटीज में भी यही सारी चीजें होती है। सो वेयर मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। और फिर जिनकी मेजोरिटी कम होती है, जो माइनॉरिटीज में आते हैं, वो क्या करते हैं, उनके साथ ही उन्हें मिलना पड़ता है ना। जैसा कि अभी एग्जाम्पल देखा था हमने गेम का, कि खेलना दोनों चाहते हैं, बॉयज भी खेलना चाहते हैं, गर्ल्स भी, लेकिन दोनों के जो गेम्स है वो अलग अलग है। एक तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और एक बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं। लेकिन जब मेजोरिटी के बेस पर डिसाइड किया गया कि क्रिकेट खेलना है, तो लड़कियां भी क्या करेंगी, उनके साथ ही खेलेंगी क्रिकेट, है ना। तो as the above storyboard illustrate, every society is prone to the tyranny of the majority। कि हर सोसाइटी के अंदर जिनकी मेजोरिटी कम होती है उनको हमेशा जो मेजोरिटी पीपल है उनसे क्या होता है, दबके रहना होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन रूल्स दैट एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। माइनॉरिटीज पीपल को निकाला नहीं जा सकता, हटाया भी नहीं जा सकता सोसाइटी से, वो हमेशा उनसे जुड़े हुए रहते हैं। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority। This can refer to one community dominating another। ऐसे हम क्या देख रहे हैं इसमें, कि एक जो सोसाइटी है वो क्या कर रही है, अदर पर्सन्स को डोमिनेट कर रही है। जो हमारी सोसाइटी है उसमें जिन लोगों की मेजोरिटी ज्यादा होती है और जिनकी कम होती है, तो ज्यादा वाले क्या करते हैं, हमेशा कम वाले लोगों को डोमिनेट करते हैं, टॉर्चर करते हैं ना। दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी। कई लोग जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर्स डोमिनेट करते हैं, अलग अलग कास्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। तो मेजोरिटी जो है वो हमेशा क्या करती है, माइनॉरिटीज को डोमिनेट करती है। दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, और इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves।
थर्ड रीजन क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? ताकि हम अपने आप को सेफ रख सके, हमारी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जरूरी है. दिस में साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन बाय दिस? ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन है क्या ये? Is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution help us guard against this. ये constitution क्या करती है? हमें हमेशा प्रोटेक्शन देती है कि हम कोई भी काम करेंगे, हमारे साथ कुछ गलत होगा तो उसके लिए क्या है? गवर्नमेंट है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिसके अंडर में हम हमेशा अपने आप को क्या करते हैं? सेफ महसूस करते हैं, है ना? कि कोई भी अगर कुछ गलत होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए क्या करेगी? हम लोगों को सेव करेगी, सिक्योर करेगी. सो लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. जैसे देखो यहाँ एक स्टोरी बोर्ड दी गई है कि शबनम इज इन ए फिक्स, शी हैज ए डिसीजन टू मेक. आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट. कि मेरे पास सिर्फ 2 चैप्टर हैं कल के टेस्ट के लिए जो मुझे रिवाइज करने. बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम. लेकिन मेरा टाइम क्या हो गया? टीवी प्रोग्राम देखने का टाइम हो गया है. आई एम डाइंग टू वॉच इट, और मुझे वो देखना ही है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. बट इफ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन. लेकिन अगर मैंने वो सीरियल देखा तो उससे क्या होगा? मेरा रिविजन नहीं हो पाएगा. शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरिड? उसकी जो मदर होती है वो क्या बोलती है कि शबनम आप इतनी वरिड क्यों हो, क्यों इतनी चिंता में हो? आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम. वो क्या कहती है कि मुझे ये टीवी प्रोग्राम देखना है. बट आई हैव ए टेस्ट टुमारो, लेकिन मेरा एक टेस्ट है. इफ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच. अगर आप लोग सब टीवी देखोगे तो मुझे भी टीवी देखना है. करते हो ना आप लोग कि अगर मुझे पढ़ना है तो आप सबको भी टीवी बंद करना पड़ेगा, ऐसे ही करते हो ना? सो आई हैव मेड एन आइडिया व्हाट इफ नो वन वॉचेस टीवी टुनाइट. तो इसीलिए मैंने क्या आइडिया सोचा है कि आज कोई भी टीवी नहीं देखेगा क्योंकि मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ना है ना? सो देन दे आई मे नॉट बी टेम्पटेड. जिससे क्या है कि मैं टॉर्चर नहीं हो पाऊंगी, मुझे ऐसा फील नहीं होगा कि सब लोग तो टीवी देख रहे हैं और मुझे पढ़ाई करनी है ना? तो इसी तरीके से इसमें क्या बताया गया है? इट इज अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर. तो अच्छा हुआ कि मैंने टीवी नहीं देखा क्योंकि जो 2 चैप्टर मेरे रिवीजन के बाकी थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो टेस्ट में आए भी थे. ठीक है, तो यहाँ तक इस चैप्टर को आप लोग रीड करिए अच्छे से. जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना. ठीक है, ये चैप्टर जो है वो की फीचर्स से मोस्टली स्टार्ट होगा. यहाँ तक तो सिर्फ हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन को समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं और कैसे वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इसके बारे में. ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है?